खामेनेई की भूमिका, उनकी स्पीचेस या उनके बयान लगातार आ रहे थे। नहीं, बयान आ रहे थे, लेकिन उस समय भी अगर आपको याद हो तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि खामेनेई कहाँ हैं, हमें पता है, हमारे टारगेट पर हैं, हम चाहें तो उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और तो ये राजीव, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये बात भी तय है कि आप बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए खामेनेई कभी भी अचानक से बयान नहीं देते हैं। सुप्रीम लीडर के बयान या फिर उनकी स्टेटमेंट एक तय समय के बाद आती है, क्योंकि वो असेसमेंट करते हैं कि इस समय परिस्थितियां क्या है, कहां पर बोलना। और हमेशा आप देखिए, जब भी कोई ऐसा लीडर, ऐसी कोई व्यक्तित्व जब इंटरव्यू देता है या स्टेटमेंट देता है, तो ये कोशिश की जाती है कि उसके उस इलाके से जाने के बाद बहुत देर बाद वो स्टेटमेंट जारी किया जाए। क्योंकि एक तरह से प्रेशर बना दिया है नेतन्याहू ने, ये कहकर कि अब खामेनेई को सामने आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये प्रेशर बनाया है, निश्चित रूप से प्रेशर बनाया है उन्होंने। और अगर वो आके सामने कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े होंगे कि कहीं ऐसा हो तो नहीं गया। भाई आप ही हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले तक ये नहीं था कि खामेनेई जो है वो मार दिए गए हैं या उनको क्या टारगेट किया गया है, लेकिन अब ये चर्चा में आ गया क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया गया है। और किस तरीके से ईरान ने 12 दिन की वॉर खत्म होने के बाद ईरान के अंदर किस तरीके से मोसाद, कथित तौर पर मोसाद के एजेंट और जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनके नेटवर्क को लेकर दावे किए थे, कहा था और ये माना भी था कि उनके देश के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं फॉरेन एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे और उनके खिलाफ उन्होंने कंसंट्रेटेड ऑपरेशन चलाए हैं। इसमें बड़ा सवाल अब ये है कि ईरान की गवर्नमेंट जो है निश्चित रूप से प्रेशर के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो चरमराया हुआ होगा इस समय, क्योंकि आपके सिक्योर कम्युनिकेशन जो है किसी एक जगह पर, जैसा सुमित कह रहे थे, किसी एक जगह पर पूरी लीडरशिप को रख नहीं सकते। और दूसरी तरफ यह है कि अगर आप कम्युनिकेशन से बाहर होते हैं तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। देखिए लगातार बिल्कुल पढ़े, ये बात तो तय है कि कई चीजें उन्होंने कहा कि वी हैव टारगेटेड दिस साइट वेयर खामेनेई वाज। सो अभी तक ये कई क्लियर पिक्चर नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि लीडरशिप एक जगह नहीं होती है। लगातार सुप्रीम लीडर की भी जो मूवमेंट है वो किसी को बताई नहीं जाती। और ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम लीडर हो सकता है कि यहाँ पर मौजूद ही ना हो, क्योंकि जिस लोकेशन की लगातार इजराइल के पीएम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी लोकेशन है जो नोन लोकेशन है उनके रेजिडेंस को लेकर, लेकिन अभी वहां पर तैयारियां या उनके खतरे को लेकर कई तैयारियां की जा चुकी थी। कमला हैरिस की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई कि डोनाल्ड ट्रंप इज ड्रैगिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू द वॉर द अमेरिकन पीपल डू नॉट वांट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट है कमला हैरिस की तरफ से, जबरदस्ती हर बार युद्ध में धकेल रहे हैं कि अमेरिकी लोग तो नहीं सपोर्ट कर रहे, मतलब कम से कम उनकी ऑपोजिशन तो नहीं सपोर्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर काफी समर्थन दिया था जब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि अमेरिका अननेसेसरी लड़ाइयों में जाए, अमेरिकी टैक्स पेयर मनी जो है वो युद्ध के अंदर बर्बाद किया जाए और किसी दूसरे देश में जाके उस चीज को बर्बाद किया जाए। लेकिन अब जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं वो एक नई जंग की शुरुआत है 2016 से 20 तक, और उसके बाद 20 की जो अपना कैंपेन था उसमें उन्होंने बड़े ताल ठोकते हुए ये चीज कही थी राजीव कि मैं एकमात्र अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति हूं पिछले कई सालों के दौरान जिसने कोई नई जंग शुरू नहीं की। लेकिन आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत उसके इनिशिएटर के तौर पर यहां पर खड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं जंग रुकवा रहा हूं, और यहां भी उन्होंने कहा है कि इससे स्थायी शांति आएगी, मैं ये शांति के लिए कर रहा हूं। नोबेल पीस प्राइज, अब देखिए नोबेल पीस प्राइज के लिए तो उनकी चाहत ऐसी थी कि जो है मारिया उन्हें जाके खुद दे आई, जो कि इस साल की मारिया कोइना वो खुद दे आई उनको, उनकी इतनी शिद्दत थी उस पीस प्राइज को लेकर। लेकिन ईरान के अंदर रेजिम चेंज एक बड़ा मिशन है या बड़ा प्रोग्राम है जिसके ऊपर वो बहुत लंबे समय से लगे हुए थे। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, इसलिए इतना सारा जो सैनिक जमावड़ा है वो इस पूरे इलाके के अंदर किया गया है। और क्या अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की गतिविधियां हैं, क्या वहां के लोगों का सपोर्ट है? रिपब्लिकन का भी सपोर्ट क्या मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ठीक है, आप रिजिम चेंज से लेकर तमाम दूसरी चीजों, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, आपने यूएस की बात की, लेकिन मैं रिजिम चेंज की जैसा पढ़ने बात कर रहे थे। अभी अगर आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत सुने, उनके स्टेटमेंट को सुने, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि सड़कों पर उतरे। शायद ये बात अमेरिका और इजराइल समझते हैं कि देखिए सैन्य जमावड़े से आप सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों का समर्थन, लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए ही होगा। और शायद इसी वजह से वो उस बात को लगातार ट्रिगर कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरे, सत्ता अपने हाथ में ले ले, उनकी बिल्डिंग्स पर जाएं। और शायद इसी वजह से लगातार अभी ये बातें आप कह सकते हैं कि रिजिम चेंज इतना आसान अभी ईरान के अंदर नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लिए दिक्कत यह है कि लोग वहां के अभी भी रिजिम के बहुत ज्यादा मौजूद हैं। ईरान को कराएं, मेरे
आपने देखा कि ईरान में प्रोटेस्ट हुए, तो क्या वो प्रोटेस्ट प्लान थे, अमेरिका के द्वारा करवाए गए थे? क्योंकि ये तो सही समय था, और प्रोटेस्ट करने का अगर ऐसा होता, कोई दिक्कत होती, पर मतलब जिन जिन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अब तो सही समय था प्रोटेस्ट। बिल्कुल, मुझे याद है पहला दिन 11 फरवरी के दिन जब मैं वहां पहुंचा था, तब नेशनल डे था वहां पर। अमूमन वहां पर लोग कहते हैं कि जितनी भीड़ उस समय उस दिन देखी गई, पिछले 4-5 सालों से उतनी भीड़ नहीं देखी गई। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था राजीव, कि वहां पर लोगों को बोला गया कि आप उतरिए, सड़कों पर उतरिए, और ये संदेश आप ना सिर्फ अमेरिका इजराइल को दीजिए, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को दीजिए कि रिजिम को लेकर, प्रो रिजिम सपोर्ट कितना ज्यादा एसएफएस सुप्रीम लीडर के पास मौजूद है। और ये बार बार दिखाया गया, ये बताया गया वहां लोगों के साथ में, उनके साथ में पोस्टर्स से, उनके हाथ में बैनर्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, वी डोंट वांट एनी इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इन आवर नेशनल फ्रीडम। सो वो एक इंडिकेशन था, एक तरीके का मैसेज था। और ये आप अभी भी देखिएगा कि वो सपोर्ट, भले ही आप कह सकते हैं कि हाँ, हर सोसाइटी में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि आक्रोश हमेशा होता है अपने रिजिम को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, अपने सैंक्शंस को लेकर। और वहां पर ये रिजिम बार बार लोगों को कह रहा था कि देखिए, ये सारी चीजें अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ही आप पर की जा रही है, हमारी तरफ से ये हमारे हाथ बंधे हुए, लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इनसे ऊपर उठे और ईरान का जो सिविलाइजेशन है उसको कोई बर्बाद ना कर दे, वो पर्शियन सिविलाइजेशन को कोई बर्बाद ना कर दे, जो लगातार इजराइल और अमेरिका का मोटिव भी है। ये कहा गया। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट? देखिए, प्रोटेस्ट जो है, पहली बात तो ये है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से हो रहे हैं। हम इतिहास को यदि केवल देखें, ईरान के साथ में बहुत प्रयोग हुए हैं। अगर आप देखें, सेकंड व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ईरान के अंदर शाह ने ईरान को पूरी तरह से वेस्टर्न मॉडर्न बनाने की कोशिश की। उसके लिए जनता पूरी तरह से साथ नहीं थी। उसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने आने के बाद उसे पूरी तरह से इस्लामिक बनाने की कोशिश की, उसके लिए भी स्वीकार नहीं था। इसलिए आप देखें कि 1999 उसके बाद में भी जो है बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट 2003 में हुए थे। उसके बाद अभी अगर हाल में देखें, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023 जिसमें महसा अमीनी वाला प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद 2024-25 के अंदर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, 25 के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर। और ये जो सारे प्रोटेस्ट थे, ये नीचे से भी शुरू हुए, कुछ मुद्दे तो हैं। अगर बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं राजीव, तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर चीज इंजीनियर नहीं होती, कोई प्रोटेस्ट करवाना भी चाहता है। अगर पब्लिक उतर रही तो मुद्दे थे, क्योंकि महंगाई बढ़ी थी वहां पर, बाजारी जो है, और बाजारी शब्द जो है, बाजारी वैसे बाजार नहीं, लेकिन जो बाजार में वहां काम करते हैं, बाजारी में का जो प्रोटेस्ट था, उसने सबसे ज्यादा परेशान किया है ईरान की सुप्रीम लीडर से लेकर पूरी रेजिम को, क्योंकि वो बाजारी ही थे जिनके प्रोटेस्ट के बाद में इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में हुई थी। इसलिए वो बड़ा इंडिकेटर था। वो बाजार चलाते हैं, वो कारोबार चलाते हैं, उनके लिए फाइनेंस मुश्किल हो गया था। और उस प्रोटेस्ट के बाद में मसूद पेजेश्कियान, जो ईरान के राष्ट्रपति, नेतन्याहू का जो तर्जुमा वाले स्टेटमेंट वो आगे आपको सुनाते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה. והמלחמה הזאת תוביל לשלום, שלום אמיתי. במשך 47 שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים, והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים, אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. אני מודה לידידי הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית. הוא מנהיג שעומד במילתו. שוחחתי איתו שוב הבוקר, ואני מברך על שיתוף הפעולה ההדוק בינינו. שיתוף פעולה שהביא את הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים. ברית לשלום וברית במלחמה. והמלחמה הזאת תוביל לשלום, שלום אמיתי. במשך 47 שנים קורא משטר האייתולות מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא הקיז את דמנו, הוא רצח אמריקנים רבים, והוא טבח בעמו שלו. היום כבר כולם מבינים, אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על קיומנו
ויאפשר לו לאיים על שלום האנושות כולה. राजीव, कई बड़ी बातें उन्होंने कही। देखिए, उन्होंने धन्यवाद भी दिया डोनाल्ड ट्रंप का, उन बातों को भी दोहराया कि लगातार कैसे इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन किए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि घूम फिर कर बातचीत वहीं आ जाती है कि रिजिम चेंज होगा कैसे, क्योंकि देखिए मिलिट्री एक्शन तो उसका सोल्यूशन नहीं है अल्टीमेट। लगातार इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 2 बार कर चुके हैं, लेकिन रिजिम चेंज हो नहीं पाया। अभी भी वो कह रहे हैं कि लोगों से कह रहे हैं कि ईरान की कि आप सड़कों पर उतरिए, लगातार वही तो बात है सुमित, क्योंकि केवल मिलिट्री ऑपरेशन से रिजीम चेंज नहीं होता। आप देखिए सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उन्होंने भी ईरान के लोगों से कहा कि अब हमने आपके लिए इतना कर दिया है, अब आप उठ खड़े होइए और अब आप सामने आइए, यही आपके लिए सही समय है। आपको अब अगर अपनी आजादी चाहिए तो अब आपको आना पड़ेगा सड़कों पर। बेंजामिन नेतन्याहू भी लोगों से यही कह रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या ईरान की जनता इस मौके पर सामने आएगी, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है जब कोई किसी भी देश के अंदर इस तरीके का बाहरी आक्रमण होता है तो जनता परेशान होती है, निश्चित रूप से ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन एक फिनोमेना होता है रैलिंग अराउंड द फ्लैग, यानी आप अपने देश के साथ खड़े होते हैं उस समय, क्योंकि ये इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आपने मेरे देश के ऊपर इस तरीके का हमला किया है और मैं रिजीम चेंज, वो घरेलू मामला हो सकता है, मेरी सरकार से मेरा असमर्थन हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन एक बाहरी आक्रांता अगर आता है तो फिर आक्रांता के तौर पर उसे देखा जाएगा। ये आमतौर पर एक फिनोमेना है। एक बात बहुत कायदे की, क्योंकि आपने ये एग्जांपल हमने सारी चीजें वेनेजुएला में भी देखी। भले उन्होंने राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया, लेकिन लोग और वहां की जो लीडरशिप थी उन्होंने भी कहा कि ये देखिए हमारी संप्रभुता पे खतरा था, हम पर अटैक किया गया, ये गलत है। तो शायद मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है सुमित, जो वेनेजुएला का उदाहरण था वो थोड़ा अलग किस्म का उदाहरण था, क्योंकि उसमें सड़क पे जनता ना उस तरह से आई और इनफैक्ट उन्होंने निकोलस मदुरो को हटा के निकोलस मदुरो की जो डेप्टी थी डेल्सी रॉड्रिग्स, उन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया। वही सत्ता है तो जिन लोगों के लिए कथित तौर पर ये चेंज किया गया था वो तो खुद ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर अमेरिका रिजीम चेंज करवाना चाहता था तो फिर तो रिजीम वही बनी हुई है। एक तरीके से अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो कहीं देश से बाहर जाते थे तो वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स ही थी और जो होम मिनिस्टर हैं उनके वही सारा कामकाज संभालते थे, वो आज भी सत्ता में है। तो बदलाव क्या हुआ उन लोगों के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो रजीम चेंज करने जा रहे हैं तो वो रजीम चेंज इतनी आसानी से वेनेजुएला जैसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ईरान का स्ट्रक्चर आप देखें, ईरान में ऊपर सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर के बाद एडवाइजरी जो गवर्निंग काउंसिल वो है, उस गवर्निंग काउंसिल के साथ वो गवर्निंग काउंसिल तय करती है कि राष्ट्रपति कौन होगा। उसके बाद एक चुनी हुई संसद है, राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन IRGC है और बसीज है जो सीधे सुप्रीम लीडर को ही रिपोर्ट करते हैं। ये उलझा हुआ ऐसा ताना बना है और जिसके अंदर ईरान की सेना और IRGC अलग अलग है, बिल्कुल पैरामिलिट्री अलग अलग है और बसीज अलग है। तो ये जो एक समानांतर सत्ता है ईरान के अंदर जो कि बहुत डीप एंट्रेंच है, जिसके पास में मनी पावर भी है, ईरान को चलाने के लिए ईरान की केवल सैनिक ताकत ही नहीं, हथियारों की ताकत ही नहीं, जो मनी मटेरियल है वो बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं वो भी सीधे सीधे IRGC के पास। मामला इतना जटिल है तो फिर अमेरिका जो रिजीम चेंज चाहता है फिर वो होगा कैसे? मतलब अब लोग भी अगर नाराज नहीं है, लोग भी नहीं बाहर आ रहे हैं और अटैक तो उन्होंने कर ही दिया है, तो फिर वो वही तो नहीं रहा। देखिए लगातार बात हम जो मैं कह रहा था, जो पढ़े भी बता रहे थे, घूम फिर कर बात उसी बिंदु पर आके रुक जाती है कि आखिरकार रिजीम चेंज होगा कैसे। मिलिट्री एक्शन तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो हाँ ये जरूर कर सकते हैं, जैसा इजराइल भी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो खतरा उनके ऊपर बना हुआ था उसको उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन खतरा कब तक खत्म कर दिया? क्या उससे क्या पूरी तरीके से खत्म हुआ? खत्म तो पूरी तरीके से हमास भी नहीं हो पाया। हमने देखा कि इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन हमास की तरफ से रिपोर्ट आई कि उन्होंने 20,000 अपने और मेंबर्स को क्रिएट कर लिया, अपने लगातार अपना नेटवर्क डेवलप कर लिया। तो क्या वो हो पाएगा? उसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि रिजिम चेंज के लिए आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, आपको वहां पर मौजूदगी चाहिए होती है, आपको एक ऐसा नया रिजिम चाहिए होता है जो लोगों में एक्सेप्ट